हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर स्वागत है। और आप सभी के लिए प्री क्रैश कोर्स के अंतर्गत ज्योग्राफी का इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेस्ड कुछ वीडियो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। हालांकि दोस्तों वीडियो पहले के रिकॉर्डेड है, अभी समय का अभाव के कारण हम नए वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हद तक आपकी हेल्प करेंगे, इसलिए मैं उनको शेयर कर रहा हूँ। और इसके अलावा हम मैपिंग के कुछ लेक्चर आपके ले लिए हैं, मैपिंग हम कवर कर ही रहे हैं। ये वीडियो से आप काफ़ी चीज़ें कवर करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करेंगे और इंपॉर्टेंट चीज़ों कवर करेंगे जहाँ से आपको प्री के क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखें। ज्योग्राफी के 2 वीडियो हो चुके हैं, तीसरा वीडियो है, ये आपके लिए ज़रूर हेल्प करेगा। बट आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इनको अंत तक जरूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। ज्योग्राफी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, हालांकि वहाँ सीरीज के अंतर्गत हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, लेकिन वहाँ अभी कवर नहीं हो पा रहा है समय के अभाव की वजह से, इसलिए पहले के रिकॉर्डेड वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि आप ज्योग्राफी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ के इसका यूज कर सकें और प्री के लिए आपके लिए यूज हो सके। तो और बाकी आपको मैपिंग करवाई जा रही है, उसको अच्छे से फॉलो करें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्योग्राफी के वीडियो अंत तक जरूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जरूर शेयर करें, इनको बहुत ज़्यादा इससे फायदा। सिद्धांत है, इसको देखते हैं। महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत। तो उसमें प्री का फैक्ट तो एक ही हो जाता है कि इसको वेगनर ने दिया था, जो जर्मनी भूगोलविद थे, उसने दिया था। और उसने सबसे पहले कुछ एजेंसन किया था कि क्या क्या चीज़ें थी। तो उसने क्या कहा कि कई वर्षों पूर्व जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तब इसके 2 पार्ट होंगे। एक पार्ट होगा इसमें जिसे बोलेंगे हम पेंजिया, जो स्थल वाला भाग है उसको पेंजिया बोला गया इसने, और जो जलीय वाला भाग है उसको पेंथलासा बोला, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच में एक थोड़ी सी जगह थी, भूषण्यति थी, यानी छिछला और सकरा जलीय भाग था, उसको तैथिस सागर माना और बोला कि जो पेंजिया है ये बाद में बाइफरकेट होता है, विभाजित होता है, और इसमें से 2 भाग हो जाते हैं। एक बनता है इसमें अंगारा लैंड, जो उत्तरी भाग होता है इसका, और एक होता है इसका गोंडवाना लैंड, जो इसका दक्षिणी भाग होता है। किसका? पेंजिया का। पेंजिया का विभाजन होता है ना। अब देखो, इसमें पेंजिया का विभाजन हो जाता है 2 भागों में। एक भाग हो जाता है इसका अंगारा लैंड और एक भाग हो जाता है इसका गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड इसका दक्षिण भाग हो जाता है, और अंगारा लैंड या लॉरेंसिया बोलते हैं उसको, वो इसका उत्तरी भाग हो जाता है, जिसमें से बाद में जाकर के क्या बनते हैं? उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया, ये अंगारा लैंड के भाग हैं। जबकि अफ्रीका, जो दक्षिण वाले भाग है जितने भी, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर, ये सभी गोंडवाना लैंड के भाग हैं। ध्यान रखें, जो दक्षिण वाले पार्ट है, ठीक है ना। तो इस आधार पर इनका निर्माण हुआ। अब इसकी प्रोसेस को देखें पूरी को, तो देखो प्रोसेस इसकी क्या है। वेगनर ने बोला कि ऐसा करने से पहले वेगनर ने 3 चीज़ पहले से मानी। उसने बोला कि पृथ्वी में 3 सतहें, मैंने बताया था, सियाल, सीमा और नीफे, ठीक है। सियाल को जो भूमि पृथ्वी का जो क्रस्ट है वो वाला सियाल, जो महाद्वीपीय जितनी भी महाद्वीपीय चट्टाने, महाद्वीप बने हुए वो सब सियाल से बने हुए हैं। और सीमा, जितने भी महासागर बने हुए उनकी जो चट्टान है वो सियाल है, सीमा सॉरी। और ये बोल रहा है कि सीमा के ऊपर सियाल तैर रही है, और इसका कारण मैंने बताया था दुर्बल मंडल। ये दुर्बल मंडल अभी हमने पढ़ा था इसलिए उसमें। तो दुर्बल मंडल में क्या है कि थोड़ी लिक्विड फॉर्म होती है, और जबकि जो क्रस्ट है, ऊपरी भाग है, वो जो स्थल मंडल बोलते हैं उसको, वो थोड़ा कठोर होता है, वो स्थल मजबूत होता है, तो वो उसके ऊपर तैरता है। ये बात वेगनर ने बोली। तैरता मतलब आप धीमे रूप से गति करता है उसके ऊपर, इतना मान लो, ठीक है ना। और बोला इसने कि कार्बोनिफेरस युग तक सभी महाद्वीप को पेंजिया नाम से जुड़े हुए थे, सभी महाद्वीप को पेंजिया जुड़े हुए थे, और पेंजिया के चारों ओर जो जल फैला हुआ था उसको बोला इसने पेंथलासा। ये बात कार्बोनिफेरस तक थी। उसके बाद इन्हीं मान्यताओं को आधार पर इन्होंने, वेगनर ने अपना सिद्धांत दिया। और वेगनर क्या कहता है कि कार्बोनिफेरस काल के बाद, या कार्बोनिफेरस काल है, उसमें पेंजिया का विखंडित हुआ और 2 भागों में बट गया। मैंने बताया था अभी, गोंडवाना लैंड जो इसका दक्षिण भाग था, अंगारा लैंड जो इसका उत्तरी भाग था, ये बढ़ गया। और इन दोनों के बीच में एक तैथिस सागर नाम की भूषण्यति आ गई, ठीक है। और आपको पता है भारत गोंडवाना लैंड का ही भाग है। बाद में ये गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड है, ये भी दोनों विभाजित होते हैं। ये दोनों विभाजित होकर के कई महाद्वीप और क्षेत्रों में क्या चले जाते हैं, अलग अलग टूट जाते हैं, तो अलग अलग महाद्वीपों में चले जाते हैं। इनकी दिशा विस्थापन, मतलब आपको पता है गति कर रहे हैं। क्यों गति कर रहे हैं? क्योंकि जो सियाल है, सियाल, सीमा और नीचे, इसमें जो सीमा है वो नीचे है, वो थोड़ा द्रव फॉर्म में, और जो सियाल है उसके ऊपर वो तैरती है, तो वो सियाल गति करेगी। तो उस तरीके से क्या गति करते हुए इनकी दिशा 2 तरह की, किधर गति करेंगी? 2 ओर से गति करेंगी। एक तो इनके विस्थापन की मुख्य दिशा, एक तो पश्चिम रहेगी इनकी दिशा, और एक उत्तर। यानी अगर कोई चीज़ टूटी है तो या तो इधर जाएगी या इधर जाएगी, ये चीज़ इसने बोली।
उत्तर की ओर होगी, ये दो। अब इसने बोला कि पश्चिम और उत्तर की ओर क्यों जाएंगी, तो इसके लिए इसने दो चीज़ बताई। एक तो बोला कि उत्तर की ओर जाने के लिए ध्रुवीय आपलावन, यानी ध्रुव है उनका एक आपलावन बल लगता है, उसकी बल की वजह से उत्तर की ओर खींच रहे थे। जबकि पश्चिम की ओर जाने का कारण था चंद्रमा का जुआरी बल, क्योंकि चंद्रमा है वो अपना गुरुत्व जुआरी बल लगाता है, और उसकी वजह से उसकी जो दिशा है, आपको पता है चंद्रमा जो गति करता है वो इसके पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है, किसके, पृथ्वी के, जबकि पृथ्वी सूर्य की करती है पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। तो चंद्रमा जब पूर्व से पश्चिम की ओर गति करेगा तो जुआरी बल पश्चिम से लगेगा, तो इसलिए पश्चिम की ओर खींच लेती है। ये चीज़ इसने बोली है। अब ये कितनी ऑथेंटिक है ये बात तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन दो बल बताए इसने, ये बलों का ध्यान रखना। ये एक तो ध्रुवीय आपलावन बल और एक चंद्रमा का जुआरी बल। और इस सिद्धांत के बाद बोला कि लगभग इतने मिलियन वर्ष पूर्व भारत है वो अफ्रीका से अलग हुआ। ध्यान रखना, भारत का अलग कहाँ से हुआ, अफ्रीका से अलग हुआ। और भारत जैसे मान लो ये अफ्रीका है ना, ये अफ्रीका है, यहाँ मेडागास्कर है, और यहाँ से भारत अलग होता हुआ ऐसे चला गया, ऐसे ऐसे। तो भारत अलग होकर के उत्तर की ओर इसकी दिशा में आ गया। और जब भारत अलग हुआ, इसमें से बाद में ये इधर ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया, और बोला कि भारत ऑस्ट्रेलिया अलग हो गए तो बीच में ये एरिया है जो जल का क्षेत्र बचा, इससे बोला कि हिंद महासागर का निर्माण हुआ। ठीक है, वहीं ठीक इसी प्रकार से अफ्रीका से दक्षिणी अमेरिका इसके पश्चिम में चला गया, तो जुआरी बल की वजह से गया। और जो यूरोशिया है, यूरोप है, उसमें से उत्तरी अमेरिका है वो पश्चिम में चला गया। और इन दोनों के बीच में जो एरिया बच गया, ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, और ये हो गया साउथ अमेरिका, और इधर हो गया यूरोप, और नीचे हो गया अफ्रीका। इन दोनों के बीच में जो एरिया है ये वाला, ये अटलांटिक महासागर का निर्माण। ठीक है ना। इसके बाद इसने बोला कि अफ्रीका से जो अरब प्रायद्वीप है वो अलग होकर के चला गया उत्तर की ओर, तो अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप के बीच में लाल सागर का निर्माण हो गया। इस तरीके से वैज्ञानिक ने बोला कि टर्सरी युग आया, तब तक ये महाद्वीप अपने वर्तमान युग में आ गए। ये वैज्ञानिक ने इस चीज़ को बताया। इस तरीके से वैज्ञानिक ने अपने महाद्वीपीय सिद्धांत दिया। जैसे आपको इस चित्र में दिख रहा होगा, एक चित्र है जिसमें दिख रहा होगा, देखो कि देखो इस तरीके से महाद्वीप वो बोलते हैं कि ये पूरा भाग है, ये वाला, जैसे पहले ये है, ये पूरा इसमें जुड़ा हुआ था ये वाला, ठीक है ना। तो इसमें अगर आप देखोगे, एक मिनट, इसमें जैसे ये चित्र में आपको दिख रहा है, तो इसमें यह क्या हुआ था, ये महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत के अंदर क्या कहते हैं कि जो पहले ये पूरा भाग है, ये वाला आप देखोगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये पूरा है, ये पूरा तो था कौन सा, अंगारा लैंड, नहीं गोंडवाना लैंड, और ऊपर वाला बना अंगारा लैंड। ये अंगारा लैंड था और ये गोंडवाना लैंड था। इसका बाइफर्केट होता है, और बाइफर्केशन आपने देखा होगा किस तरीके से है। ये अफ्रीका है, इस अफ्रीका के इस भाग से भारत टूट करके इधर चला जाता है, और ये मेडागास्कर इधर चला जाता है, और ऑस्ट्रेलिया इधर चला जाता है। इससे हो जाता है हिंद महासागर का निर्माण। ठीक है ना। इसी प्रकार बाद में इस अफ्रीका से इधर वाला जो साउथ अफ्रीका है इधर चला जाता है, और यूरोप से नॉर्थ अमेरिका इधर चला जाता है, अफ्रीका से साउथ अमेरिका इधर चला जाता है, इधर, और ये तो इससे बोला है कि इससे अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ। और बाद में ये अफ्रीका से अलग होकर के अरब प्रायद्वीप चला जाता है, तो ये रेड सागर है, इसका निर्माण हुआ। इस प्रकार से है पूरे महाद्वीप में इनका निर्माण हुआ था। इसने ये बात बोली गई। इसके साथ एक चीज़ और बात हुई कि जब ये प्रूफ देता है अपना, तो प्रूफ में ये बोलता है कि देखो, प्रूफ में इन्होंने ये बताया कि प्रूफ क्या है। तो प्रूफ में इसने बोला कि एक तो आप इस हिस्से को, जिक्सा फिक्स बोला इसने, इस हिस्से को और इस हिस्से को अगर इन दोनों को मिलाओगे तो सेट हो जाएंगे दोनों, तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि पहले इसी भाग का हिस्सा रहा होगा। ठीक है। दूसरा बात क्या बोला ये कि अगर आप इन अफ्रीका के इस क्षेत्र में चट्टानों का निर्माण, चट्टानों का जो स्ट्रक्चर देखोगे, संरचना देखोगे, और अब दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र में अगर स्ट्रक्चर को देखोगे इस क्षेत्र में, तो आपको क्या है, ये क्षेत्र में चट्टानों का जो संगठन है, चट्टानों के जो गुण धर्म है वो समान पाए जाते हैं, अर्थात ये पहले एक रहा होगा। इसके अलावा इसने एक चीज़ और सिद्धांत दी है कि भारत में, अफ्रीका में और टेलाइट्स पाए जाते हैं। टेलाइट्स का मतलब क्या होते हैं, वो मतलब बर्फ़ के टीले, छोटे छोटे वो बर्फ़ की चट्टानें होती है वो। तो अब आप बताओ कि भारत वाला एरिया, अफ्रीका वाला एरिया, ये तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में तो कभी बर्फ़ हो ही नहीं सकती। इसका मतलब पहले ये क्षेत्र कहीं और जगह थी, और ये गति होते होते इस अवस्था में है। इस आधार पर वैज्ञानिक ने अपने सिद्धांत को प्रूव करने की कोशिश की, और वैज्ञानिक ने ये ऐसे बोलते हैं महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, ध्यान रखना। और इसमें दो बल उन्होंने बोला, एक तो ध्रुवीय उत्प्लावन बल और एक है चंद्रमा का ज्वारीय बल। लेकिन अब देखो इसकी आलोचना होती है कि चंद्रमा का ज्वारीय बल में क्या इतनी क्षमता थी कि इतनी गति करवा दी। क्या ध्रुवीय उत्प्लावन है वो इतनी तेज़ वाला था कि उसको उत्तर में खींच के ले गया। तीसरी बात कि ये जो विभाजन है ये कार्बोनिफेरस काल में ही क्यों हुआ, इसका जवाब वैज्ञानिक साहब नहीं दे पाए। इसलिए इसमें भी कई चीज़ें नहीं मानी जाती कि सही है या नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक वैज्ञानिक का ये सिद्धांत है, काफ़ी लॉजिकल लगता भी है। इसका मतलब ये नहीं कि लॉजिक नहीं है, क्योंकि इसने काफ़ी प्रूफ भी इसमें दिए, आप देख सकते हो। जैसे अगर आपको देख रहा है
जैसे अगर आप भारत की स्थिति देखो, भारत को अगर आपने देखा है तो ये जैसे ये वाला एरिया, आपने गुजरात वाला एरिया को देखोगे थोड़ा सा, तो इसको अगर इससे मिलाओगे ना मेडागास्कर वाले एरिया से, फिट करता हुआ दिखाई देगा। फिर अगर अफ्रीका को इसको देखोगे तो इसमें एल में फिट करता हुआ दिखाई देगा, और अगर इस नॉर्थ अमेरिका को चले जाएंगे तो ये इसमें फिट हुआ दिखाई देगा। तो इसका मतलब अनुमान तो सही लगता है कि कोई टाइम पर ये दोनों एक रहे होंगे। तो इस तरीके से, लेकिन हमें पढ़ने के लिए इन चीज़ों को ध्यान रखना है बैगनी ने क्या क्या बोला है। बस इस तरीके से बैगनी ने अपने महाद्वीपीय सिद्धांत दिया था। तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद कुछ भूगर्भीय हलचल है, उनको देखते हैं हम। तो भूगर्भीय हलचलों को स्रोत के आधार पर, बल के स्रोत के आधार पर बांटे तो दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक शक्तियों से उत्पन्न होने वाले और एक बाह्य शक्तियों से उत्पन्न होने वाले। भूगर्भिक हलचल का मतलब है पृथ्वी के जो इसके समतल बनाने में और इसको इम्बैलेंस करने में, मतलब ऊंच नीचा करने में और समतल बनाने में जो पृथ्वी की आंतरिक जो प्रोसेस और बाह्य प्रोसेस है उसकी जो भूमिका होती है वो महत्वपूर्ण होती है। तो इसमें हम देखेंगे, और उससे पृथ्वी की जो स्थिति है वो बैलेंस और डिसबैलेंस बनी रहती है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले स्रोत के आधार पर। तो स्रोत के आधार पर इसमें देखें तो एक तो होता है आंतरिक शक्तियों से उत्पन्न होने वाले बल और एक होता है बाह्य शक्तियों से उत्पन्न होने वाले बल। क्योंकि इस पृथ्वी के भूसंचलन में बल काम करते हैं, तो बल दो आधारों पर देखेंगे हम, एक तो आंतरिक शक्तियों से उत्पन्न होने वाले बल और एक बाह्य शक्तियों से उत्पन्न होने वाले। इसमें होता है इनको बोलते हैं अंतर्जात बल, इनको बोलते हैं बाह्यजात बल। विषम मूलक बल इसलिए बोलते हैं क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से उत्पन्न होने वाले जो बल है वो पृथ्वी में ऊंच नीच खड़ी कर देते हैं, मतलब उसको कहीं पहाड़ बना देंगे, कहीं गड्ढा बना देंगे, इस तरीके से। तो इसलिए ये पृथ्वी के बैलेंस को डिसबैलेंस कर देते हैं, मतलब उसके आकार को मतलब क्या कर देते हैं, ऊंच नीचे कर देते हैं, और उसके समतल को तोड़ देते हैं, जबकि ये उनमें समतल करने में काम आते हैं। अब कैसे काम आते हैं बताऊँगा। जैसे समतल कैसे, भूकंप है, ज्वालामुखी है, ये क्या है, सभी अंतर्जात वाले, ठीक है ना। तो इनसे क्या है, भूकंप से या तो चट्टान या भूस्खलन है, या तो चट्टानें नीचे चली गई धस के, या ज्वालामुखी से किसी पर्वत का निर्माण हो गया, या कोई पठार का निर्माण हो गया। जबकि इससे क्या है कि विषमता हो गई पृथ्वी में, ऊंच नीच कहीं ऐसे हो गई। वहीं दूसरी ओर जो समतल मूलक बल है, इसमें क्या करते हैं, ये इसको समतल करने में कैसे काम करेंगे। जैसे ये पठार बना दिया एक प्रोसेस के अंतर्गत, और इधर बना दिया एक गड्ढा मतलब कोई समुद्री या महासागर या कोई गहरा जगह बना दी। अब ये समतल कैसे होंगे, तो समतल करने में ये प्रोसेस काम करेगी। अनाच्छादन का मतलब चट्टानें तोड़ेंगे, फिर उसको बहा करके ला करके इस खड्डे में आकर जमा देंगे, तो इस तरीके से इस खड्डे का संतुलन कर देंगे। इसलिए ये समता मूलक जो बल है ये पृथ्वी को जो सतह है उसको समतल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए इनको विषम मूलक बल और सममूलक बल बोलते हैं। तीव्रता के आधार पर अगर इनको बांटें, किसको, अंतर्जात बलों को, क्योंकि ये हमने अभी पढ़ लिए, इनको एक बार और देख लेंगे, अनाच्छादन अपक्षय अपर्दन क्या होता है। लेकिन तीव्रता के आधार पर अगर हम देखें इनको विषम मूलक बल को, तो इसमें कम तीव्रता वाले और अधिक तीव्रता वाले। कम तीव्रता वाले बोलेंगे तो इनको बोलेंगे पटल विरूपण बल। पटल विरूपण बल का मतलब है बहुत इनकी तीव्रता इतनी होती है कि हमें महसूस नहीं होती, लेकिन ये चलते रहते हैं परमानेंट, इनकी लॉन्ग टाइम तक इसको चलती रहती है, इनका प्रोसेस लॉन्ग टाइम होता है। जैसे प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, तो प्लेट विवर्तन का सिद्धांत क्या बोलता है कि प्लेटें गति करती है, लेकिन उनकी गति इतनी धीमी होती है कि हम एहसास नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो ये कम तीव्रता वाले होते हैं, लेकिन ये कंटिन्यू होते हैं। अधिक तीव्रता वाले जो होते तो आकस्मिक है, हमें महसूस होते हैं, लेकिन प्रभाव बहुत कम टाइम के लिए होता है। जैसे भूकंप आएगा मुश्किल से 1 मिनट से भी कम टाइम में, ज्वालामुखी होगा तो कम टाइम के लिए होगा, लेकिन एक झटका ऐसा दे देगा कि हमें फील हो जाए। तो अधिक तीव्रता वाले बलों में होते हैं ज्वालामुखी और भूकंप। इसी प्रकार अगर इनको देखें, पटल विरूपण वाले बलों को देखें, तो इनमें 3 प्रकार होते हैं, विवर्तनिक, समस्तिक और सुस्तिक। विवर्तनिक का मतलब है स्थल रूपों की उत्पत्ति, समस्तिक का मतलब है स्थल रूपों में संतुलन, और सुस्तर का मतलब है सागरीय भाग का संतुलन। स्थल समस्तिक यानी कि स्थल भाग का संतुलन, जो मतलब अगर मान लें कोई एक भाग पहले ऊंचा उठ रहा है, अचानक कोई दोबारा कोई घटना हुई, भूस्खलन हुआ, नीचे दब गए, तो ये होता है समस्तिक, है ना। या ये इसमें तो कम तीव्रता वाले बलों में तो प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अंतर्गत अभी हम देखेंगे कौन कौन से बल लगेंगे, वो काम करेंगे इसमें। और सुस्तक का मतलब होता है सागरीय भाग का संतुलन होना। अब ये विवर्तनिक बल है, इनको भी दिशा के आधार पर डिवाइड कर दिया गया है। ये जैसे ये एक तो ऊर्ध्वाधर बल जो ऊपर या नीचे को लगने वाले बल होते हैं, और एक होते हैं क्षैतिज बल जो मतलब एक दूसरे के समांतर क्षेत्रांतर लगने वाले होते हैं, उनको बोलते हैं क्षैतिज बल। जैसे ऐसे ये तो लगेंगे ऐसे या ऐसे, ठीक है, और ये लगेंगे ऐसे या ऐसे, ऊर्ध्वाधर बल ऐसे लगेंगे। अब देखो ऊर्ध्वाधर बलों से इनको महादेशजनक बल क्यों बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो महाद्वीपीय वाले क्षेत्र हैं या समुद्री वाले क्षेत्र हैं,
इसमें क्या करेंगे, ये दो तरह से बल लगाएंगे। एक बल होगा ऊपर की ओर और एक होता है नीचे की बल। ऊपर की ओर बल लगाने में अगर उस ऊपर की बल लगाया, ऊपर की ओर बल लगाया, इसका मतलब ऊपर कोई भाग उठ गया होगा। तो भूमि का ऊपर की ओर उठता हुआ भाग है, उसको बोलते हैं उत्थान, यानी कोई पर्वत का निर्माण हो गया, पठार का निर्माण होगा, कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। और निर्गमन यानी कि उसी निर्गमन का मतलब है समुद्र के भाग का ऊपर की ओर उठना, वो निर्गमन कहलाएगा। तो ऊपर की ओर उठेगा तो दो भाग उठेंगे, तो स्थल भाग उठेगा तो उसको बोलेंगे उत्थान, और जलीय भाग उठेगा तो उसको बोलेंगे निर्गमन। ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ है लेकिन आपको समझ नहीं, फिर इनको आगे हम देखते जाएंगे। और नीचे की ओर दो बल लगते हैं, अवतलन यानी कि भूमि का नीचे की ओर धंस जाना, और निमज्जन यानी कि जो भूमि का जो सागरीय भाग है उसका नीचे की ओर धंस जाना। तो ये जो बल होते हैं इनसे मुख्य रूप से क्या होता है कि महादेश और महासागर प्रथम स्तर की स्थलाकृति का निर्माण है वो इससे वो है, महादेश जनक बल से। इसके बाद पर्वत निर्माणकारी बल जिसे हम बोलते हैं क्षैतिज बल, इनसे मुख्य रूप से पर्वतों का निर्माण हुआ है। महादेश यानी महाद्वीप और महासागर, इनका निर्माण हुआ है किससे, इस महादेश जनक बल से। यानी कौन सी प्रोसेस के माध्यम से, ऊर्ध्वाधर प्रोसेस के माध्यम से। जब ये बल ऊर्ध्वाधर दिशा में लगे तो इनसे महादेश और महासागर का निर्माण हुआ। महादेश का मतलब महाद्वीप। और पर्वत और घाटियों का निर्माण है वो मुख्य रूप से ये क्षैतिज दिशा में जो बल लगा है इनसे हुआ है, जिसमें आप देख सके हुए। तो पर्वत निर्माणकारी बल देखें तो इसमें दो बल होते हैं, एक होता है संपीडनात्मक बल और एक होता है तनाव मूलक बल। संपीडनात्मक बल की अगर आप बात करोगे तो इसमें ये अपनी ओर अभी केंद्रित बोल सकते हैं हम इसको, इसमें अभिकरण होगा, यानी कि एक तरह से अपनी ओर आएंगे ये। तो जैसे मान लीजिए कोई चट्टान है, ये कोई चट्टान है, ठीक है ना, इसी चट्टान का एक ही हिस्सा है, इसी चट्टान का ये वाला भाग इधर बल लगाने लगा और ये इधर लगाने वाला, अपनी ओर लगा जिन्होंने अभी केंद्र पर। तो इस चट्टान क्या, जब आप कोई चीज़ लगाओ, जैसे मान लो ये चीज़ है, अब इसमें दो जगह से लगा दो, मतलब कोई आप मैं एक एग्जांपल दूँ, आप चट्टान ले ली है मैंने, जैसे आप मान लो कोई पेड़ की अगर गीली लकड़ी लोगे तो उसमें अगर मान लो दो जगह इसमें दबाऊँ, जैसे ही दो जगह से उसको दबाऊँगा तो वो कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, वो ऐसे घूम जाएगी, है ना। तो इससे क्या होगा कि इससे बलय पड़ी नहीं पड़ी, बलय। अब इससे बलय पर्वत का निर्माण इस तरीके से होता है, बलित पर्वत का निर्माण है उस संपीडनात्मक बल से होता है। और वो कैसे होगा, इस तरीके से होगा, क्योंकि इसमें क्या है, जब वो चीज़ एक इधर से लगेगा एक इधर से आएगा तो ये एक हिस्सा या तो ऊपर चला जाएगा या नीचे आ जाएगा, ऐसे बल पड़ जाएगी इसमें, ठीक है ना। तो इस तरीके से। और तनाव में क्या होता है कि मान लीजिए ये कोई चट्टान है, ये चट्टान थी, चट्टान में दोनों दिशाओं में इन्होंने मतलब खिंचा हुआ, दोनों दिशाओं में जब खिंचा हुआ तो एकदम से जब खिंचा हुआ झटके के साथ इधर चली गई। अब झटके के साथ जैसे इधर चली गई है तो ये वाला एरिया तो हो गया ऊँचा, आप देख सकते हो, और ये वाला भी ऊंचा होगा, लेकिन इसमें जो नीचे वाला ये हिस्सा है ये हो गया घाटी। तो ये ऊंचे वाले हिस्से हैं ये बन गए क्या, पर्वत, और नीचे वाले जो हिस्से हैं ये बन गए घाटी। ऊंचे वाले हिस्सों को बोलते हैं भ्रंश पर्वत या ब्लॉक पर्वत, और नीचे वाली जो घाटी है इनको बोलेंगे भ्रंश घाटी। तो तनाव मूलक बल के बाद ही भ्रंश घाटी और भ्रंश पर्वतों का निर्माण होता है, ठीक है ना। अब ये बलन का प्रकार है, ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा गहराई से नहीं पूछेंगे, इनको कभी रहने देना। इसके यही बात है कि जब संपीडनात्मक बल की अधिकता के कारण जब बहुत लगता है तो वो खुद ही जो उसमें जो ग्रीवा का निर्माण हो जाता है, ग्रीवा का निर्माण हो जाता है तो उन्हें नेफ्रे बोलते हैं हम। तो ध्यान रखना ये कैसे लगेगा, ऐसे, अगर दो चट्टान ऐसे आ रही है तो इस तरीके से इनका निर्माण होगा। और जो संपीडनात्मक है इसमें अभिसरण की वजह से होता है, एक तरह से अभिसरण होगा तो इसमें एक दूसरे की तरफ आएंगी इस तरीके से, तो मतलब एक चट्टान एक दूसरे की तरफ ही मतलब गति करेगी इसमें, और इसमें करेगी विपरीत दिशा में गति करेगी। तो इसमें जैसे मान लें, जैसे बलित पर्वत का निर्माण मान लें, मैं अभी आगे भी देखेंगे उसको, जैसे एक चट्टान इधर से आ गई, एक चट्टान इधर से आ गई, चट्टान मतलब बड़ी कोई प्लेट भी आ गई, ये दोनों आएंगी, आने के बाद ये क्या करेगी, इसका क्या होगा, बलन पड़ जाएगा, तो इसका धक्का देगा या तो ये बलन पड़ जाएगा इसमें इस तरीके से, और बलन पड़ने से जो ऊपर वाला हिस्सा है वो बलित पर्वत बन जाएगा। तो इस तरीके से बलित पर्वतों का निर्माण होता है। आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है के लिए ध्यान रखना है कि एक तो बलित संपीडक बल से कौन से पर्वतों का निर्माण होता है और तनावमूलक बल से कौन सी चीज़ों का निर्माण होता है, तो ये हो गया। और यही मैंने इसमें कहानी लिखी है। और संपीडक बल में जैसे क्या है, जैसे कोई ये चट्टान है, तो इस तरीके से संपीडक बल में क्या है, जैसे ये चट्टान जा रही है और चट्टान में बल पड़ा, ये मतलब चट्टान ऐसा होगी, ऐसा होगी थोड़ी सी, इसमें जब इसमें दोनों की तरफ में मतलब बल पड़ा, एक दूसरे की तरफ आई है, मतलब इसका ये वाला कोने में इसमें बल दिया, इसमें दबाव दिया, तो इस तरीके से इसकी आकृति होगी। अब इस तरीके की आकृति होगी, इनको बोले, अब इस तरीके की आकृति वाले मतलब ये टूट गया, ये इधर वाला ऐसा टूट गया, तो ये क्या हो गया, ग्रीवा खंड, ये पूरा ग्रीवा था, इसका हिस्सा टूट गया ग्रीवा खंड। अब इसमें वैसे कि मान लें टूट के ये हिस्सा अगर मान लें ऐसे आगे चला गया, जैसे मान लें अगर टूट के जैसे देखा, ये जैसे ये था ना बलित पड़ा, ये पड़ा, इसके बाद टूट गया, ये ग्रीवा खंड हो गई। अब इसमें ग्रीवा खंड में अगर उसी जगह है, अगर यहीं पर है तब तो इसको बोलेंगे उसी जगह पर रहता है, तो इसको बोलते हैं हम
यथास्थितिक या स्थानिक ग्रीवाखंड। और अगर मान लें गति करके ये वाला हिस्सा इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो इसको बोलते हैं हम व्युत्क्रम भ्रंश, है ना। तो इनका विस्थापन हो जाता है तो इनको व्युत्क्रम भ्रंश बोलते हैं। तो जो अब कश्मीर या अल्मोड़ा में जो देखते हैं तो आपको पता है हिमालय भी एक बलित पर्वत है, उसका भी निर्माण इसी तरीके से हुआ, तो वहाँ बहुत नीफरे बन गए, तो वो कश्मीर में पाए जाते हैं इस तरीके से। तनाव मूलक में देख लिया, जैसे मान लें जैसे ये लेखा इस चित्र में देखोगे आप, तो ये ऐसे कोई चट्टान थी, ठीक है ना, ये चट्टान थी, इसमें से इसने इधर बल लगाया, इधर लगाया, तो ए वाला पार्ट तो चला गया इधर और सी वाला पार्ट चला गया इधर, तो जो दोनों इधर खिसक गए तो बी वाला नीचे आ गया। तो बी वाला नीचे आ गया तो क्या हो गया, इधर एक पर्वत का निर्माण हो गया, इधर भी एक पर्वत का निर्माण हो गया, फिर नीचे घाटी बन गई, इसको बोलेंगे भ्रंश घाटी या ग्रेवन घाटी या रिफ्ट घाटी, ठीक है। तो ब्लैक फॉरेस्ट का उत्तरी अमेरिका का पर्वत, सियारा नेवादा का पर्वत, ये सभी क्या है, भारत का सतपुड़ा पर्वत है, ये सभी क्या है, ब्लॉक पर्वत के उदाहरण, ठीक है। इसके बाद प्लेट विवर्तनी की अगर हम सिद्धांत बात करें तो सबसे पहले आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है कि प्लेटें क्या है। तो प्लेटें क्रस्ट का ऊपरी भाग होता है जो बड़ा होता है, विशाल होता है, उसको प्लेटें बोला गया है। प्लेटों के वितरण को अगर देखें तो प्लेटें मुख्य रूप से इसमें भी मैं आपको भी बता देता हूँ, प्लेटें हैं मुख्य रूप से बड़ी प्लेटें हैं वो 8 खोजी गई है, जिसमें महासागरीय महाद्वीप प्लेटें दोनों हैं 7-8 खोजी गई है, जबकि छोटी प्लेटें बहुत खोजी गई है। महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों को देख लेना, महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट। देखो महाद्वीपीय प्लेटों का निर्माण होता है ग्रेनाइट से। अब देखो आप विशेषता, अगर आपने चट्टानें पढ़ी तो आप अपने आप विशेषता जाएगी, जब ग्रेनाइट से होता है तो इसका मतलब सिलिका की मात्रा ज़्यादा है, और सिलिका की मात्रा ज़्यादा है इसका मतलब ये मोटी होंगी लेकिन हल्की होंगी, ठीक है ना, और मोटी और हल्की होंगी, लेकिन इनका जो लावा अगर मान ले महाद्वीपीय चट्टानों का कोई भाग अगर नीचे जाकर के मतलब दुर्बल मंडल में जाएगा तो लावा बनेगा, वो लावा बहुत ही मजबूत गाढ़ा बनेगा और इनका जो विस्फोट होगा बहुत तेज गति से होगा। तो इसका मतलब ये ग्रेनाइट से निर्माण है, मोटी एवं हल्की होती है, ठीक है ना, और सिलिका की मात्रा इनमें ज़्यादा पाई जाती है। वहीं दूसरी ओर अगर मैं महासागरीय प्लेटों की बात करूँ तो सारी बेसाल्ट से निर्मित होती है, ये बेसाल्ट से निर्मित है, इसका मतलब इनमें क्षारीय तत्व तो ज़्यादा है, ये भारी और पतली होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे एग्जांपल है प्रशांत महासागरीय प्लेट। तो प्लेटों में वितरण देख लिया हमने, लेकिन प्लेटों में गति होती है तो क्यों होती है, तो गति के कई कारण हैं। जैसे संवहनीय धारा की वजह से गति होती है। संवहनीय धारा का मतलब है कोई प्लेट जाड़ी, कोई प्लेट है, इस प्लेट के नीचे कोई गर्म धारा चली गई तो ये क्या करेगी, इसमें धीरे धीरे इसमें गर्म जाएगी, कोई चीज़ गर्म रहेगी, एक के बाद कमज़ोर होती जाएगी, प्लेट ऐसे जाती जाएगी, ऐसे जाती जाएगी, और इसके बाद इस प्लेट का क्या हो जाएगा, यहाँ से एक जगह बन जाएगी इसमें, और जगह बन जाएगी ज्वालामुखी के माध्यम से, ज्वालामुखी नली की क्रिया के माध्यम से ये एकदम से विस्फोट होगा। तो विस्फोट होने की वजह से ये वाला हिस्सा इधर धक्के दे जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा। इस प्रकार से भी इनमें गति होती है ना। इसके बाद स्लैब खिंचाव तो आपने देखा ही होगा। स्लैब खिंचाव की अगर मैं बात करूँ तो स्लैब खिंचाव संवहनीय धारा का एक उदाहरण मैंने लिखा है इसमें, और ठीक है ना। स्लैब खिंचाव की अगर मैं बात करूँ किस तरीके से होता है, तो स्लैब खिंचाव में ऐसे कि जैसे कोई एक वस्तु जो थोड़ी फ्लेक्सिबल है ना, और फ्लेक्सिबल वस्तु को आप एक बार खींचो, ऐसे खींचोगे, ऐसे खींचने के बाद जब उसको झटके से छोड़ेंगे तो उसमें ऊर्जा जाएगी, तो ऊर्जा जाएगी एकदम से वापस उसी स्थान पर आएगी, तो उसी स्थान पर आएगी एकदम से झटका लगेगा, तो झटका लगेगा तो बल उत्पन्न होगा उसमें, और उससे भी ये गति करती है। इस तरीके से भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी की गति भी इनके संचलन में जिम्मेदार होती है। लेकिन अगर इनके संचलन को देखें, प्लेटर देख लेना, ये तो मैंने बता दी क्या क्या होती है, इसमें देख लेने के बाद बाकी मैं प्लेटों का आपको एक चित्र भी मतलब दे दूंगा कि बेस में सवाल आते हैं। बड़ी बड़ी प्लेटों को तो सब जानते हैं, तो इनके सवाल तो डायरेक्ट पूछ नहीं पाते, लेकिन छोटी छोटी प्लेटें उनको पूछ लेते हैं, उनकी लोकेशन खाएँ, तो वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, तो उसके बाद उनको आप एक बार देख लेना। बहुत प्लेटें हैं जो देखो, तो इसमें जो ये प्लेट है छोटा छोटा आ जाता है इसमें, और इनको लेकर के क्वेश्चन है वो आने की संभावना रहती है, विशेषकर इनकी लोकेशन को लेकर। तो बड़ी प्लेटों का नाम मैंने बता दिया, जैसे यूरेशिया प्लेट, एक हो गई यूरेशियन प्लेट, एक हो गई उत्तरी अमेरिकन प्लेट, एक हो गई दक्षिण अमेरिकन प्लेट, है ना, एक हो गई अफ्रीकन प्लेट, ठीक है ना, ये बड़ी बड़ी है, और एक हो गई इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है ना, और एक हो गई इसमें एक होती है ये इसमें इधर इधर देखने को मिलेगी, ये एक होती है इसमें ये आर्कटिक प्लेट हो गई, ये आर्कटिक प्लेट। तो इस तरीके से बड़ी बड़ी प्लेट है, मेजर प्लेट हैं, इनको आपको ध्यान रखना है, इनकी लोकेशन तो आपको पता ही है, ठीक है ना। इसमें सबसे दिक्कत आपको छोटी छोटी प्लेटों के बाद ध्यान रखना है, जैसे ये फिलीपीन सागर के पास हो गई फिलीपीन प्लेट, ठीक है ना, ये दक्षिणी अमेरिका की पश्चिमी तट पर हो गई क्या, नजका प्लेट, ठीक है ना, ये अटलांटिक महासागर में हो गई मध्य अटलांटिक प्लेट, कैरिबियन महासागर के पास हो गई ये कैरिबियन प्लेट, कोकस प्लेट है, ये रही कोकस प्लेट। फिर इसके बाद सेंट मेंडेंस भ्रंश हो गया ये तो,
तो ये इसको एक बार सवाल पूछा, ये स्कोशिया प्लेट कहाँ पर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कैरोलिन प्लेट कहाँ है, ये भी कैरोलिन प्लेट। तो ये चीज़ है वो आपको एक बार ध्यान रखनी है कि ये छोटी छोटी प्लेट है, ये कहीं पे थी। अरेबियन प्लेट हो गई है, छोटी प्लेट अरेबियन प्लेट। ये एल्सूसियन खाई है, यहाँ पर है ना। तो ये चीज़ें, या जुआन डी फूका प्लेट है वो ये रही। तो ये चीज़ है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सवाल है वो इनसे आने की संभावना होती है, छोटी छोटी प्लेटों की लोकेशन। और ध्यान रखना, ज्योग्राफी में लोकेशन याद रखनी है तो उनका मैपिंग देखना। तो ये मैपिंग इसमें लग रही है, ये देख लेना ये वाली चीज़ें कहाँ पर है। तो इस मैपिंग के हिसाब से आपको दिखाई देगा अच्छे से, तो आप इसको समझ सकते हो। तो इस तरीके से प्लेट, अब प्लेटों में जो संचरण होता है किस तरीके से होता है, 3 प्रकार का संचरण होता है इसमें। अपसारी, जिसे रचनात्मक किनारा भी बोलते हैं, यानी कि इसमें क्या है, प्लेटों का निर्माण, मतलब एक नई स्थलाकृति का थोड़ा निर्माण हो जाता है, इसलिए इसको रचनात्मक बोलते हैं। अभिसारी, इसमें विनाश होता है, इसलिए विनाशात्मक बोलते हैं। और एक होती है संरक्षण, जैसे अगर गति इधर की दिशा में करे, 2 प्लेट एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करती है तो उसे अपसारी बोलेंगे, और दोनों एक दूसरे की तरफ गति करती है तो उसको बोलेंगे अभिसारी। और एक होती है संरक्षी। अब इसमें देखते हैं हम सबसे पहले अपसारी। इसमें देखो, मतलब प्लेटें क्या होती है कि मान लें एक महासागरीय प्लेट थी, ये मान लें प्रशांत महासागरीय प्लेट है ये, ठीक है ना, वो प्रशांत महासागरीय प्लेट है या अटलांटिक महासागरीय प्लेट है, कोई सी एक प्लेट रख जैसे अटलांटिक महासागरीय प्लेट होगी या प्रशांत महासागरीय प्लेट है, कुछ भी। तो ये महासागरीय प्लेट है। अब महासागरीय प्लेट में आपने देखा होगा कि इसमें अपसारी एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। अब जब इधर जाएगा तो प्लेटें जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करेगी तो प्लेटों में तनाव आने की वजह से टूट जाएंगी थोड़ी सी। तो टूटेगी, जब झटका लगेगा और उसी झटके से क्या आएगा, भूकंप उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो ढूंढने, अब जैसे ही टूटेंगी, टूटने के बाद जब भूकंप की उत्पन्न होगी, इसके बाद टूटने के बाद कुछ भ्रंश है, ये वाला हिस्सा है, ये दुर्बल मंडल में चला जाएगा। और जैसे दुर्बल मंडल में जाएगा तो पेरोडाइट चट्टानें जो दुर्बल मंडल में पाई जाती है, मैंने बताया था, उन पे दबाव कम हो जाएगा। तो फिर आपको पता है टेम्परेचर तो है ही वहाँ ज़्यादा, प्रेशर हो गया कम, तो क्या निर्मित हो जाएगा, मैग्मा का निर्माण हो जाएगा। और जो जगह हुई है, इस जगह में मैग्मा बहता हुआ फास्ट तेज गति से, मतलब बाहर की ओर आ जाएगा। लेकिन चूंकि एक चीज़ ध्यान रखना, इस मैग्मा का निर्माण है वो निर्माण हुआ है बेसाल्ट से चट्टान से, क्योंकि मैंने महासागर चट्टान का नाम लिया है और महासागर चट्टान बेसाल्ट चट्टान है। तो बेसाल्ट चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है, इसलिए उसमें सिलिका की मात्रा है कम होगी, इसलिए उसका गाढ़ापन है वो भी कम होगा। तो पतला मैग्मा आएगा और पतला मैग्मा पानी की तरह इसके किनारों पर भी बह जाएगा पास में, और बह जाने की वजह से क्या है कि यहीं पर छोटे मोटे किनारों का डेवलपमेंट हो जाएगा, थोड़ी बहुत इस मतलब क्रस्ट है उसका निर्माण हो जाएगा, किनारे बन जाएंगे। तो एक तरह से पृथ्वी के अंदर ही भाग में ये बन जाते हैं। जैसे अगर आपने एक एग्जांपल दे रखा है इसमें, जैसे महासागरीय कटक का निर्मित हो जाता है इससे, तो देखो नए महासागरीय क्रस्ट है उसकी रचना हो जाती है, इसलिए इस प्रकार की रचना को हम रचनात्मक किनारा बोलते हैं। ऐसे संचलन के कारण एक एग्जांपल दिया, अटलांटिक महासागर के अंतर्गत मध्य अटलांटिक जो कटक है उसका निर्माण भी हुआ, क्योंकि उसमें अटलांटिक जो महासागर है, जो अटलांटिक महासागर प्लेट है, वो जब विपरीत दिशा में गति करी तो लावा बाहर निकल के आया, तो उसकी सतह पर ही जम गया, तो कटक का निर्माण हो गया, जिसके परिणामस्वरूप इसी के साथ आपको देखेंगे कि अफ्रीकन जो पूर्वी घाटी अफ्रीकन रिफ्ट है उसका निर्माण इसी प्रकार के संचलन के माध्यम से होगा। तो संचलन में आपको पता होना चाहिए क्या क्या, जहाँ जहाँ पर अपसारी होगी और विशेषकर महासागरीय प्लेटें होंगी तो वहाँ पर एक तो लावा भी निर्मित हो, मतलब मैग्मा भी आएगा, यानी कि ज्वालामुखी भी आएगा वहाँ पर, भूकंप भी आएगा वहाँ पर। और भूकंप और ज्वालामुखी आने का कारण आपको पता ही है, क्योंकि ज्वालामुखी निर्माण इसलिए हुआ है क्योंकि उसका भ्रंश टूटने के बाद प्रेशर वहाँ पर कम हो गया, टेम्परेचर था ही, तो मैग्मा बन गया। और झटका इसलिए लगा क्योंकि जब वो उस पर दबाव पड़ा तो टूटी, तो टूटने से जो झटका लगा उससे एनर्जी उत्पन्न हुई और उसी से भूकंप आया। अब पढ़ते हैं हम कन्वर्जेंस। इसमें क्या करेंगे, अभिसरण होगा, लेकिन 2 चट्टानों के बीच में होगा। अब मान लें एक चट्टान लेते हैं महाद्वीप चट्टान और एक ले लेते हैं महासागर। महाद्वीप चट्टानों में अगर आपका उदाहरण देखें, महाद्वीप और महासागर के उदाहरण भी आपको इसमें मिल जाएंगे। जैसे आपने देखा अमेरिकन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट और ये महासागरीय प्लेट यानी प्रशांत महासागरीय प्लेट हो सकती है। तो इनमें महाद्वीप महासागर में क्या होगा कि महाद्वीप और महासागर में अब आप देख सकते हो महाद्वीपीय प्लेट है ये मोटी होगी लेकिन हल्की होगी, ठीक है। महासागरीय प्लेट है ये भारी होगी लेकिन पतली होगी, ठीक है। तो जब ये दोनों का अभिसरण होगा तो अभिसरण के बाद आपको पता है कि ये प्लेट है, ये कौन सी महासागरीय प्लेट है, ये नीचे जाएगी। क्यों? क्योंकि ये भारी है, तो ये नीचे जाएगी। तो नीचे जाने के बाद क्या होगा कि जब ये जाएगी तो थोड़ा सा महाद्वीपीय प्लेट के साथ घर्षण करते हो जाएगी, और जैसे ही घर्षण करेगी तो एक घर्षण की वजह से क्या उत्पन्न हो जाएगा, भूकंप उत्पन्न हो जाएगा। यानी कि वही बात है, भारी होने के कारण महासागरीय प्लेट है, महासागरीय प्लेट के नीचे दुर्बल बन जाएगी, जिससे महासागरीय प्लेट में खाई की उत्पत्ति होगी, साथ में छेपन हो जाएगा। जब महासागरीय प्लेट नीचे जाएगी तो नीचे जाएगी, जैसे ये लिख रहा है इसमें, ये आगे नीचे आ गई महासागरीय प्लेट, ये महाद्वीपीय प्लेट है इधर आ गई। जब ये छेपन हुआ नीचे की ओर तो घर्षण हुआ, और घर्षण होने की वजह से क्या हुआ, भूकंप उत्पन्न हुआ।
तो इसके बाद जब ये महासागरीय प्लेट नीचे आ गई तो नीचे आ गई कहाँ पर, दुर्बल मंडल में, और दुर्बल मंडल में क्या हो गया आपको पता है, इससे मेग्मा का निर्माण होगा। लेकिन इस मेग्मा में बेसाल्ट तो था ही था, साथ में जब ये महासागरीय परत नीचे आती है, यहाँ पर नीचे आती है, तो नीचे आने के साथ कुछ कण ये महाद्वीपीय प्लेट के भी तोड़ के नीचे ले आती है। जब महाद्वीपीय प्लेट के कण भी इसमें आ जाते हैं, इन महाद्वीपीय प्लेट के कणों में क्या है कि सिलिका का मात्रा है वो ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए लावा थोड़ा गाढ़ा बन जाता है, और गाढ़ा बनता है तो विस्फोट करते हुए आता है तेज गति से। तो विस्फोट बहुत तेज गति से होता है, यहाँ पर भूकंप का भी उत्पन्न होता है, भूकंप भी उत्पन्न होते हैं, और उसका कारण होता है ये महाद्वीपीय प्लेट। तो देख सकते हैं एक एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है कि उत्तरी अमेरिकन प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट जब दोनों एक दूसरे से टकराई तो रॉकीज और एंडीज जो पर्वत है उनका निर्माण हुआ, और अभिसरण के बाद हमेशा बलित पर्वतों का निर्माण हुआ। ठीक है ना, तो इनसे बलित पर्वतों का निर्माण हुआ। तो रॉकीज और एंडीज जो उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका के पर्वत हैं, इनमें ध्यान रखना भूकंप भी आते हैं और ज्वालामुखी भी आते हैं, क्योंकि मैंने कारण आपको बता दिया उसका कि क्यों आते हैं। इस तरीके से जब एक महाद्वीपीय और एक महासागरीय प्लेटों का जब वो कन्वर्जेंस होगा तो उससे बलित पर्वत का निर्माण होगा, और बलित पर्वत का निर्माण इसलिए होगा क्योंकि जो महाद्वीपीय प्लेट है उसके पास अवशिष्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो पहले से ऊंचे भाग में चले जाते हैं, इसलिए। इसके बाद आता है महासागरीय प्लेटों की बात करूँ मैं, तो महासागरीय प्लेट है, मान लो 2 महासागरीय प्लेट है, तो एक महासागरीय इधर आई, एक इधर आई, इनमें जो हल्की होगी वो नीचे की ओर चली गई, ये चली गई नीचे, हल्की होगी वो नीचे की ओर चली। अब नीचे की ओर जाएगा तो क्षेपण तो होगा ही होगा, क्षेपण होगा तो भूकंप तो आएगा ही आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, नीचे जाने पर नीचे जाएगी ये, तो नीचे जाने पर ये दुर्बल मंडल पहुंच जाएगी। लेकिन चूंकि दोनों महासागरीय, तो महासागरीय प्लेट में क्या है, बेसाल्ट है, बेसाल्ट से बनी होती है, इसलिए इनमें सिलिका की मात्रा कम होगी, तो इनका जो लावा निर्मित होगा वो पतला होगा, और पतला आएगा तो इतना विस्फोट होकर आएगा कि इसकी सतह पर ही आके जम जाएगा, और जब सतह पर आके जम जाएगा तो उससे क्या द्वीपों का निर्माण हो जाएगा। जब महासागर में या सागर में सतह पर आकर जम जाएगा तो द्वीपों का निर्माण हो जाएगा। इस तरीके से इससे द्वीपों का निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, यूरेशिया प्लेट और प्रशांत अमेरिकन प्लेट, मतलब प्रशांत महासागरीय प्लेट, यूरेशिया प्लेट ही हो गई, प्रशांत महासागरीय प्लेट हो गई, ये दोनों का क्या हुआ, अभिसरण। इसमें क्या है, यूरेशिया प्लेट का ये भाग है, यूरेशिया प्लेट का ध्यान रखना, कुछ पार्ट जलीय भाग है, महासागरीय भी है, तो महासागरीय हो गया, हालांकि वो तो स्थलीय भाग की है, लेकिन इसका कुछ पार्ट है जलीय भाग में आता है, इसलिए। तो ये जब गई तो इससे इनका अभिसरण हुआ, और इसके बाद क्या हुआ, जो द्वीप है उनका निर्माण हुआ, और वो द्वीप कौन से हैं, जापान के द्वीप। इसलिए आपने देखा होगा कि द्वीप है वो जापान के, वहाँ पर भूकंप भी ज़्यादा आता है और वहाँ पर ज्वालामुखी भी ज़्यादा आता है। उसका कारण ये है कि वहाँ पर इन 2 प्लेटों का क्या हुआ है, अभिसरण हुआ है, और उससे उनका निर्माण हुआ है। ठीक है, इसके बाद मान लें 2 महाद्वीपीय प्लेटों की बात हो जाए, तो महाद्वीपीय प्लेटों में आपको पता है कि प्लेटों का बलन होगा, इनमें 2 महाद्वीपीय आएंगी ऐसे, इनमें तुलनात्मक रूप से जो हल्की होगी थोड़ा सा इसके नीचे आएगी, बाकी तो ऊपर चली जाएगी। जब ये ऊपर जाएगी तो यहाँ टकराएंगी, टकराने से भूकंप तो उत्पन्न हो जाएगा, और ऊपर जाने से बलित पर्वत का निर्माण तो हो जाएगा, लेकिन इनमें से कोई सी भी प्लेट नीचे दुर्बल मंडल में नहीं जा पाएगी, और नीचे दुर्बल मंडल में नहीं जाएगी तो किसी भी प्रकार का गलन नहीं होगा, और वहाँ पर मेग्मा का निर्माण नहीं होगा, और जब मेग्मा का निर्माण नहीं होगा तो वहाँ ज्वालामुखी नहीं आएगा। इसलिए आपको पता है, हम हिमालय की बात करें तो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों स्थलीय प्लेट हैं, तो दोनों स्थलीय प्लेटें टकराई एक दूसरे से, तो आपको पता है हिमालय का निर्माण होगा। और हिमालय का निर्माण मैंने बताया कि पहले ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ, तो पहले ये मान लीजिए ये इंडियन प्लेट आई और ये इधर यूरेशियन प्लेट आई, दोनों टकराई एक बार, तो एक पर्वत बन गया। ठीक है, उसके बाद हज़ारों सालों पीछे फिर दोबारा टकराई है, फिर एक पर्वत का ये बन गया, फिर दोबारा टकराई, फिर एक बन गया, फिर दोबारा टकराई, फिर एक बन गया। इस तरीके से होगा ट्रांस, महान, शिवालिक, इस तरीके से हिमालय का निर्माण हुआ है। तो हमारे जो हिमालय का निर्माण हुआ है वो महाद्वीप प्लेटों के अभिसरण से हुआ है, और इसकी वजह से बलित पर्वत तो है, या भूकंप भी उत्पन्न होते हैं, लेकिन यहाँ ज्वालामुखी नहीं होंगे, क्योंकि महाद्वीपीय प्लेट में से कोई सी प्लेट दुर्बल मंडल में नहीं जा पाती, और दुर्बल मंडल में नहीं जा पाएगी क्योंकि वो भारी नहीं होती, इसलिए तो दुर्बल मंडल में नहीं जाएंगी, और जब दुर्बल मंडल में नहीं जाएंगी तो लावा का निर्माण नहीं होगा, इसलिए वहाँ पर ज्वालामुखी नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद तीसरा संचरण देखते हैं हम, संरक्षी संचरण। संरक्षी संचरण में देखें तो इस प्रकार के संचरण में 2 प्लेटें एक दूसरे के विपरीत समांतर, एक ऐसे जा सकती है, एक ऐसे जा सकती है, समांतर गति करती है, परंतु चूंकि इन प्लेटों में समांतर गति में क्षेपण नहीं होता, इसलिए क्षेपण नहीं होता तो नीचे नहीं जा पाती, इसलिए ज्वालामुखी क्रिया तो नहीं होती, लेकिन ये समांतर गति करती थोड़ा सा टकरा जाती है, टकराने से क्या है, घर्षण उत्पन्न हो जाता है, और इससे क्या है, भूकंप की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। जैसे उदाहरण दिया है इसने, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर देखने को मिलता है कि कैलिफोर्निया प्लेट है प्रशांत महासागर की समांतर प्लेट के साथ वो करती है क्या, संचरण करती है, और इससे सैन एडियास में अमेरिका में जगह है वहाँ पर भयंकर भूकंप है उनकी उत्पत्ति होती है।
इस तरीके से चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए, और अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। समझ के अगर आप समझ गए तो आपको पता लग जाएगा हिमालय में भूकंप आते हैं, क्यों आएंगे, हिमालय का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, है ना, द्वीपों का निर्माण कब हुआ, कैसे होता है, रॉकीज एंडीज पर्वत का निर्माण कब हुआ, कैसे होता है, ये सब पता लग जाएगा आपको। इसके बाद आपको पता है ज्वालामुखीता क्या होता है। ज्वालामुखीता एक प्रकार की क्रिया होती है जो मुख्य रूप से नीचे मेग्मा बनने से मेग्मा बनने से लेकर के और लावा के रूप में उनको लाकर सतह पर आकर जमा देती है। वो संपूर्ण प्रोसेस क्या होती है, ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है। और ज्वालामुखी में आपको पता है ज्वालामुखी का निर्माण में के लिए मेग्मा का निर्माण होता है, और मेग्मा चट्टानों के अंदर होता है, और उसके निर्माण की तरह मैंने बताई थी, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, प्रेशर कम होता है, और साथ में उसमें जल जा करके मिल जाता है, तो मेग्मा का निर्माण हो जाता है। अब मेग्मा को आपको सक्रिय आधार पर, निष्क्रिय आधार पर, प्रसुप्त आधार पर अगर हम विभाजित करें तो सक्रिय ज्वालामुखी वो होते हैं जो ऐसे ज्वालामुखी जिनसे उद्गार निरंतर होते हैं, जैसे इटली का एटना ज्वालामुखी, स्ट्रामबोली ज्वालामुखी जो भूमध्य सागर में है, और भूमध्य सागर में हमेशा इससे लावा निकलता रहता है, और लावा प्रकाशमान होता है, इसलिए भूमध्य सागर में वो ज़्यादा दिखाई देता है, इसलिए इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी बोलते हैं। मौना लोहा और बैरन द्वीप, भारत का जो बैरन द्वीप है अंडमान निकोबार पे, वहाँ पर एक बैरन द्वीप पाया जाता है, वहाँ पर भी जो ज्वालामुखी है वो भी एक तरह से कौन सा ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी। इसके बाद प्रसुप्त ज्वालामुखी में बात करूँ तो ऐसी ज्वालामुखी जो एक बार उद्गार होगा, लेकिन ऐसा संभावना है कि दोबारा उद्गार हो सकते हैं, वहाँ पर ऐसी प्रोसेस हो रही है, तो उसके आधार पर इनको बोलते हैं प्रसुप्त। जैसे नारकोंडम ज्वालामुखी जो अंडमान निकोबार पे, और वेसुवियस ज्वालामुखी, और इंडोनेशिया का क्राकोतोहा और फ्यूजियामा, इनका मैं एग्जाम्पल को शेयर और कर दूंगा क्योंकि इनसे भी सवाल आते हैं कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पर पाया जाता है और किस प्रकार का है, तो वो मैं शेयर कर दूंगा, उसको आप देख लेना एक बार। मृत ज्वालामुखी जो ऐसे ज्वालामुखी जो उनका एक बार उद्गार हो चुका है, अब दोबारा उनके उद्गार होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसलिए ऐसे ज्वालामुखी बोलेंगे हम मृत ज्वालामुखी, जैसे म्यांमार का पोपा और किलिमंजारो, ठीक है ना। इस तरीके से विस्फोटक के आधार पर देखें इनको विभाजन को, तो केंद्रीय विस्फोटक कौन से होंगे। केंद्रीय विस्फोटक है, मान लो ये कोई मतलब प्लेट है और इसको चीरता हुआ निकले इसके बीच में से निकले, तो कौन सा निकल सकता है। अब देखो, अगर मान लें किसी ज्वालामुखी का लावा मेग्मा है, वो अगर सिलिका मतलब बेसाल्ट से बना हुआ है, उसमें अगर पतलापन है तो पतला आदमी विस्फोट नहीं करेगा, पतला आदमी अपनी जगह बना लेगा इधर होकर निकलने की, वो इसको उसकी क्षमता इतनी नहीं होगी कि उसको विस्फोट कर सके। लेकिन जब मेग्मा गाढ़ा हो जाएगा तो इसको चीरता हुआ ऊपर की ओर आ जाएगा, तो गाढ़ा मेग्मा होता है उससे संभवतः केंद्रीय विस्फोट का उद्गार होता है ना। और शांत होता है, इससे मुख्य रूप से पतले जो लिक्विड फॉर्म में होता है मेग्मा, उस प्रकार का। शांत दरार में क्या है इसका, मान लो यहाँ मेग्मा बना तो निकल के एक इधर आ गया, एक इधर के आ गया, इसको चीर नहीं पाया, ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करते हैं प्लेट सीमांत और एक अंत प्लेट। प्लेट सीमांत वाला ये कोई प्लेट अभी जैसे इसी के उदाहरण है, सेम ई प्लेट है, और इसके सीमांत यानी कि इसकी मेग्मा यहाँ से निकल गया इसके कोने से और एक यहाँ से निकल गया, तो उसको बोलेंगे प्लेट सीमांत। जैसे आप देखा होगा कि जो द्वीपीय चापों का निर्माण भी इसी तरीके से होता है, जैसे रॉकीज और एंडीज जैसे बलित पर्वतों में ज्वालामुखी का जो उद्गार है वो इसी से होता है, किससे, प्लेट सीमांत से। इसके बाद अंत प्लेटी में बोलूँ तो इसमें ये कोई प्लेट है, इसके बीच में चीरता हुआ आता है, जैसे कि मैंने देखा केंद्रीय विस्फोटक वाला, तो वो हो गया इस तरीके से। इसे शांत दरारी में एक चीज़ और बता देता हूँ मैं। शांत दरारी का मतलब है कि इसकी जो नली है, इसकी जो दरार है, इन सतहों से भी जो निकल के आ जाता है पानी, जैसे इसके आता है लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए ऐसा हो जाता है। इसके बाद इससे ज्वालामुखी से विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है। इसमें आपको आकृति पढ़नी है, अनुस्तरीय और अनुस्तरीय। ये तो है पृथ्वी के आंतरिक भाग में। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जंग में से क्या जमेगा, मेग्मा जमेगा, और बाहर भाग में क्या जमेगा, लावा जमेगा। तो आंतरिक भाग में आप देखना, जैसे अनुस्तरीय में कौन कौन से होते हैं, लैकोपित, लोबोपित, फैकोलित और सेल, इनका नाम एक बार याद कर लेना। और अनुस्तरीय बैथोलित, स्टॉक, डाइक और बॉस, इनका होता है। इन दोनों में अंतर क्या है। अनुस्तरीय कौन सी होती है, वो आकृति जिनको क्षैतिज परतों को मोड़ देती है, यानी कि ये क्या होता है, जो क्षैतिज परत होते हैं उनको भी एक बार ऊपर नीचे कर देती है। और अनुस्तरीय जो क्षैतिज परतों को मोड़ती नहीं बल्कि उनको तोड़ भी देती है। तो ये वाली जो जितनी भी दिख रही है ये तोड़ देती है, और ये वाली जितनी भी दिख रही है मोड़ देती है, ठीक है ना। ये आकृति देख लेना, इससे आपको थोड़ा याद रहने में दिक्कत आएगी, दिक्कत नहीं आएगी, ईजिली ये याद हो जाएंगे। अब बाह्य आकृति निर्मित होती है, उसमें आपको दो है। अगर केंद्रीय विस्फोट हुआ तो उससे आपको पता है शंकुआकार आकृति निर्मित होगी, और सीध अगर शांत है, सीध नहीं शांत दरारी आधार पर हुआ। शांत दरारी मतलब है केंद्रीय विस्फोट का मतलब कि इसी नली के माध्यम से ऊपर जाना चाहिए। शांत दरारी मतलब थोड़ा सा इसके इधर चला गया, फिर इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया। तो लावा निर्मित जो जितने भी पठार होंगे
उन पठारों का निर्माण है वो शांत दरारी प्रकार के ज्वालामुखी से। ये सिडर शंकु आपने देखा होगा, सिडर शंकु अत्यंत विस्फोट मतलब ऊंचा चला जाता है बहुत, इसमें द्रव की मात्रा बहुत कम होती है और ऊंचा जब जाएगा जब वो गाढ़ा होगा, और गाढ़ा होगा तो डेफिनेटली उसमें सिलिका तो जरूर पाई जाएगी, इसलिए सिडर शंकु में सिलिका भी पाई जाती है। इसका गाढ़ा भी होता है और बहुत तेज़ गति से विस्फोट करते हुए ऊपर जाता है। परतदार में क्या है कि जैसे एक बार यहाँ हो गया, फिर दोबारा आया, दोबारे हो गया, फिर दोबारा आया, दोबारा यहाँ हो गया, तो इस तरीके से लावा और मैग्मा है उनका जमा अगर परतों के रूप में होता है, जैसे परतदार शंकु बोलते हैं। और लावा गुंबद ये अत्यंत, इसमें भी लावा गुंबद अत्यंत गाढ़ा होता है और गाढ़ा होकर बहुत तेज़ गति से विस्फोट करेगा, तो इसमें भी काफ़ी ऊंचा चला जाता है, जो उसकी आकृति काफ़ी ऊंची बनती है, मतलब क्योंकि विस्फोट होगा तो ऊंचा जाएगा एकदम से। पतला होगा तो सतह से धीरे धीरे निकल जाएगा, तो ज़्यादा विस्फोट नहीं होगा। और बेसिक और सील्ड जो ज्वालामुखी होते हैं इसमें लावा क्षारीय है। अब देखो क्षारीय होगा तो सिलिका की मात्रा कम है, इसका मतलब पतलापन ज़्यादा है, और पतलापन ज़्यादा होने के कारण ये दूर दूर तक फैल जाता है। फैल जैसे यहाँ से निकला लेकिन इधर फैल जाएगा, इधर फैल जाएगा, क्योंकि पतली चीज़ लिक्विड तो ज़्यादा फैलेगी, तो इसलिए ये इसकी ऊंचाई बहुत कम होती है और ये चौड़ाई ज़्यादा होती है। और परजीवी का मतलब क्या है, जैसे ये नॉर्मली एक नली है, मुख्य नली जिसे ज्वालामुखी नली बोलते हैं, उससे ये निकल के आया, लेकिन इसी नली में से 2-3 इसके बीच में से जगह हो गई और इससे भी निकल करके एक इधर बन गया, एक इधर बन गया शंकु, तो इसे बोलते हैं परजीवी शंकु। इसके बाद आते हैं थोलाइड। देखो अगर आपने एक चीज़ देखी होगी, मैं आपको उससे एग्जाम्पल बता देता हूँ। थोलाइड क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा ज्वालामुखी निकलता है तो ज्वालामुखी में से ऐसी आकृति बनती है उसके, जहाँ से वो निकलता है उसके अंदर से, और इसी में क्रेटर होता है, इसे क्रेटर बोलते हैं। और क्रेटर में अगर आपको पता है पानी भर जाए तो क्रेटर झील हो जाती है, नहीं तो क्रेटर मेग्मा हो जाएगा अगर उसमें मेग्मा भर जाएगा तो। और अगर इसमें भी और एक बार ये बन गया, फिर दोबारा अगर एक क्रेटर इधर बन जाए, एक क्रेटर बन जाए, तो इसको क्रेटर हो जाते हैं, तो इसे घोंसलादार क्रेटर बोल देते हैं। तो यही आकृति है जो इसमें निर्मित होती है इसके अंतर्गत। तो ये आपने देखा होगा, ये क्रेटर हो गया, और क्रेटर में अगर पानी भर जाए तो कॉल्डेरा झील खिलाएगा, और क्रेटर अगर क्रेटर है तो घोंसलादार क्रेटर खेला जाएगा। इनका एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखना, लोनार झील है भारत की जो महाराष्ट्र में है, वो क्रेटर झील है, और क्रिकोवा झील है वो दक्षिण अमेरिका में है, इक्वाडोर में है ना। और जो घोंसलादार क्रेटर का सबसे बेहतर उदाहरण नारकोंडम ज्वालामुखी को होता है आपके अंडमान निकोबार में वो। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इसमें ज्वालामुखी से गैस भी निकलती है, ठोस भी निकलती है, लावा निकलता है और पदार्थ भी निकलता है। और कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं, ये पदार्थ निकलते हैं, और इसमें SO2 और CO2 की मात्रा बड़ी मात्रा में निकलती है, इसलिए ग्रीन हाउस गैस को बढ़ाने में ज्वालामुखी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद ज्वालामुखी का प्रभाव तो आपको पता है क्या क्या होता है। देखो ज्वालामुखी से पृथ्वी के आंतरिक भाग से हमें ऊर्जा मिल जाती है। ज्वालामुखी से आपको पता है जितनी भी चट्टान आती है उसमें आपको पता है एक तो काली कपास के लिए खेती भी बढ़िया होती है, और साथ ही उन चट्टानों में बेसाल्टिक लावा का जमा अधिक होने की वजह से वो काली उपजाऊ मृदा होती है। आग में चट्टानें तो उसमें धातु खनिजों का निर्माण हो जाता है। इस तरीके से ज्वालामुखी कई मामलों में अच्छे भी होते हैं, कई मामलों में बुरे भी होते हैं, तो इसलिए एक बार इसको देख लेना। इसके बाद आते हैं हम भूकंप। तो भूकंप की सारी चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी। भूकंप में 2 चीज़ आपको देखनी है इसमें, कि भूकंप की उत्पत्ति की जो सिद्धांत है, मतलब भूकंप क्यों उत्पन्न होता है, तो कुछ इसके प्राकृतिक कारक भी जिम्मेदार हैं और कुछ इसके मानक कारक भी जिम्मेदार हैं। प्राकृतिक कारक जिसमें एक है प्रत्यस्ता पुनश्चलन, जो मैंने अभी बताया था कि कोई चट्टान मान लें फ्लेक्सिबल है, पहले वो मान लें, जैसे आपने देखा होगा अगर आप एक मतलब पेड़ की लकड़ी ले या मतलब ब्रांच ले उसकी, और ब्रांच होगी तो पतली ब्रांच लोगे तो आपको उसको एक बार मुड़ाओ, ऐसे मुड़ाने के बाद फिर छोड़ना, वो अपनी उसी वास्तविक स्थिति में चली जाएगी। तो ठीक इसी प्रकार से चट्टानों का भी मान लें एक बार एक पास आएंगी, फिर दोबारा वो उसी स्थान पर जाएगी, जो गति करेंगी तो उससे ऊर्जा निकलेगी तो मतलब क्या करेगी, भूकंप की उत्पत्ति करेगी। दूसरा बात ज्वालामुखी के दौरान कैसे होता है, तो ज्वालामुखी के दौरान क्या होता है कि 2 कारण से होता है। एक तो ज्वालामुखी जहाँ से मेग्मा बनता है उस जगह से जगह को खाली करके आता है, तो डिसबैलेंस हो जाती है पृथ्वी की आंतरिक चट्टानें, तो भी कम वो क्या है डिसबैलेंस में अपने आप को बैलेंस करने के लिए ऊपर नीचे चली जाती है, तो इससे भी भूकंप उत्पन्न हो सकता है। और दूसरा, जब ये मेग्मा अगर गाढ़ा हो तो चट्टान को चीरता हुआ ऊपर की ओर आएगा, चट्टान को बीच में से ऊपर आएगा तो उसको फाड़ देगा चट्टान को, तो एकदम से जब चट्टाने उसमें तोड़ेगा चट्टान को, तो चट्टान टूटेंगी तो विस्फोट हो गई, तो भूकंप उत्पन्न होगा। प्लेट वर्तन सिद्धांत अभी हमने देखा ही था अभिसरण अपसरण के अंतर्गत, और भूस्खलन के अंतर्गत भूस्खलन से जब चट्टान नीचे धंसेगी तो ऊर्जा उत्पन्न होगी और उससे भूकंप की स्थिति उत्पन्न होगी। और मानव निर्मित में तो ऐसी चीज़ें अपन जो करते हैं वो इनसे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। वैसे इसमें 2 चीज़ आपको पढ़नी है, सम भूकंप रेखाएं और सह भूकंप रेखाएं। सम भूकंप रेखाओं की अगर मैं बात करूँ तो सबसे वो सम भूकंप रेखाओं की मैं बात करूँ तो वो रेखाएं जहाँ पर समान तीव्रता वाली, अगर समान तीव्रता वाले भूकंपों को मिलाने वाली जो रेखा है
उनको बोलेंगे समभूकंप। और सहभूकंप का मतलब है जो एक ही समय जहाँ भूकंप उत्पन्न हुआ है उनको मिलाने वाली रेखा सहभूकंप रेखा होती है। एक चीज़ और ध्यान रखनी, मैंने आपको दो चीज़ बताई थी पहले, फोकस और एपिसेंटर। फोकस जहाँ सबसे पहले पृथ्वी के आंतरिक भाग में भूकंप की ऊर्जा उत्पन्न होगी, उसके आधार पर हम उसको 3 भागों में बांटते हैं कि फोकस को केंद्र कौन सा है। तो पृथ्वी छिछले भूकंप यानी कि जिनका फोकस का केंद्र पृथ्वी के सतह से लेकर के 50 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है उसको बोलेंगे छिछले भूकंप। और मध्यम जिनका भूकंप फोकस है वो 50 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक की गहराई में पाया जाएगा तो वो होगा मतलब मध्यम भूकंप। और गहरे भूकंप जो 300 से लेकर के 700 किलोमीटर की गहराई में पाया जाएगा उसका फोकस, उसको बोलेंगे मध्यम। अब आपको पता है कि सबसे ज़्यादा पृथ्वी को कौन सा भूकंप प्रभावित करेगा? छिछले भूकंप, क्योंकि पृथ्वी की सतह के पास इसका केंद्र होगा तो ऊर्जा बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऊपर की ओर आएगी। जब ये गहराई में होगा तो ऊर्जा बहुत कम आएगी तो कंपनी बहुत कम होगा, इसलिए सबसे ज़्यादा खतरनाक छिछले भूकंप होते हैं। ठीक है, आपको बताएं कि इनमें सबसे ज़्यादा छिछले भूकंप हैं वो अधिक प्रभावशाली होते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा आपको पता है भूकंप में सबसे बड़ी एक चीज़ और है कि आपको पता है भूकंप में चट्टानों, अगर कोई चट्टान बहुत ज़्यादा मजबूत है तो वहाँ कंपन थोड़ा कम लगेगा, और अगर कमज़ोर है बहुत ज़ोर से वो चट्टान टूट जाएगी तो झटका ज़्यादा लगेगा। ये मैंने बताई दी आपको, इनको आप देख लें। पहले डिवार्निंग के माध्यम से बताई दी मैंने, ये हो गया। इसके बाद खनन के माध्यम से हुई गई, ये तो कोई चीज़ नहीं। भूकंप का प्रभाव आपको पता है क्या चीज़ होती है, ये तो आपको ऐसे। एक चीज़ और ध्यान रखना, भारत में भूकंप के जो जोन है उनको कभी कभी प्री में पूछ लेते हैं। तो भारत में भूकंप के जोनों को विभाजित कर दिया है, जैसे जोन 5। तो जोन 5 में वो क्षेत्र आते हैं जहाँ पर भूकंप की तीव्रता 9 या उससे अधिक रिएक्टर की हो, बहुत तेज़ गति की। तो जितने भी हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनमें इस प्रकार के भूकंप आएंगे, जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तरी पूर्वी भाग, नॉर्थ ईस्ट है। क्योंकि क्यों आएंगे? क्योंकि भूकंप की उत्पत्ति का कारण बता दिया कि जो हिमालय की उत्पत्ति हुई वो अभिसरण हुआ इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट से, और उसमें जो छेपन हुआ, घर्षण हुआ, उससे झटके लगते हैं। इसलिए भूकंप, ज्वालामुखी भूकंप है वो बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पर। और इसमें अंडमान निकोबार भी क्षेत्र शामिल रहेगा। इसके बाद जोन 4 है, इसमें उसकी तीव्रता तुलनात्मक रूप से कम रहती है, लेकिन इसमें भी ये क्षेत्र आ गए। इसके बाद जोन 3 में ये हो गए। इसमें आपको 2-3 चीज़ ध्यान रखनी है कि सबसे ज़्यादा क्षेत्र वो जोन 1 और 2 में, जहाँ पर भूकंप एक तरह से बहुत कम रेयर आते हैं। तो भारत का जो सबसे सेंसिटिव क्षेत्र है वो 12% है। जैसे आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर, उत्तरी पूर्वी भारत, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी बिहार, कच्छ का रण आपने देखा होगा, और अंडमान निकोबार। इनमें जो भूकंप है बहुत तीव्रता वाले आते हैं। और इसके अलावा इनसे जैसे जो भूकंप जोन 4 में आएंगे तो इनमें थोड़ी सी तीव्रता कम हो जाती है। तो ये भी एरिया थोड़े दक्षिण में चल खिसकते आ जाएंगे। जैसे अगर पहले मान लें, पहले अगर वो हिमाचल प्रदेश है, दिल्ली है, ये शेष भाग है भारत का, इसमें थोड़े उत्पन्न होते हैं। और जोन 3 में ये मुख्य रूप से मध्य भारत आ जाएगा भारत में, और जोन 4 में जो शेष भारत है उसमें आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, प्री में कहीं पूछ लेते कि भारत का सबसे सेंसिटिव जोन है तो 12% जोन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। भूकंप से बचने की बात हो गई। सुनामी तो आपको पता है कि जब जो लहर है, तरंग है, उनकी गति से वास्तव में सुनामी उत्पन्न होती है। मतलब जैसे एक लहर आ गई उसके बाद फिर दूसरी लहर आ गई तो सुनामी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है ना। ये चीज़ हमें समझना है कि ये तरंगें खुले और गहरे समुद्र में 800 किलोमीटर की गति तक चलती है, जबकि तटों के पास आकर के इनकी गति कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तटों के पास आकर के घर्षण ज़्यादा आ जाता है तो इनकी गति को धीमा कर देता है, जबकि सुनामी के अंतर्गत खुले समुद्र में घर्षण नहीं पाया जाता, इसलिए इनकी गति वहाँ पर ज़्यादा होती है खुले समुद्र में। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए मैंने इसको बताया। इसके अलावा सुनामी के प्रभाव तो आप पता लग गए। ठीक है ना। इसके अलावा इसमें अनाच्छादन, ये पूरी प्रोसेस मैंने बताई थी कि अपक्ष है, अपर्दन और बृहत्सरण क्या होता है। बृहत्सरण का मतलब जब बड़ी मात्रा में गुरुत्वाकर्षण लगे तो भूस्खलन जैसी प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं बृहत्सरण। इसमें बृहत्सरण में 4-5 शब्द है, इनको मिलान के लिए कभी कभी दे देते हैं, वो ध्यान रखें। एक होती है स्लाइडिंग, एक होती है स्लम्पिंग, एक होती है फॉलिंग और एक होती है फ्लोइंग। देखो, स्लाइडिंग का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ नीचे अगर धंस रही है, मतलब कोई चीज़ स्लाइड करता है, जैसे मान लें कोई चट्टान है, ठीक है ना। तो ये इसके, अगर ये मान लें चट्टान है, ये पर्वत है, और पर्वत से चट्टान से अगर कोई चीज़ धंस जाती है, इसको टच करते हुए नीचे आती है तो वो हो गई स्लाइडिंग। और लुढ़कने का मतलब है जैसे पत्थर फेंका आपने कोई, तो पत्थर एक बार यहाँ आएगा, उसके बाद उछल के इस यहाँ आएगा, उसके बाद उछल के यहाँ आएगा, कंटिन्यू उसको टच नहीं करते आएगा, तो ये उस सतह से दूर रहेगा। और फॉलिंग का मतलब है ये कोई चट्टान है, इसमें बिल्कुल इस सतह को टच नहीं करके डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा फॉलिंग। और फ्लोइंग का मतलब ये सतह पर बहती हुई चली जाएगी, तो ये हो जाएगा फ्लोइंग। इन पाँचों का अंतर ध्यान रखना। इसके अलावा आपको
ये सब पूरी यही कहानी लिखी हुई है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको पता है कि सवाल मेंस के हिसाब से है कि पश्चिमी घाट की तुलना में हिमालय वाले भाग में ज्वालामुखी या नहीं सॉरी ये भूस्खलन की प्रोसेस है वो हिमालय में ज़्यादा क्यों होती है। तो ये सवाल पूछ लेते हैं कभी कभी कि पश्चिमी घाट की तुलना में हिमालय में ज़्यादा भूस्खलन क्यों आते हैं। तो उसका रीज़न बता देता हूँ मैं। हिमालय एक तो सबसे नया है, तो उसकी चट्टानों का संगठन अभी कमज़ोर है, तो जल्दी से वो धंस जाती है। दूसरा उसकी ढालें बहुत तीव्र है, तो जल्दी सी तीव्र है तो बहुत जल्दी नीचे फास्ट गिर जाती है। तीसरी उसमें वहाँ पर आपको पता है लोग पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा किए हैं, अवसंरचना का डेवलपमेंट ज़्यादा किया है, तो इसकी वजह से भी वहाँ पर जो भूस्खलन है वो ज़्यादा आता है। इस तरीके से अब हमारी जियोलॉजी है वो कंप्लीट हो गई। अब आगे हम क्लाइमेटोलॉजी पे आएंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो अब उसको पढ़ेंगे। और इसमें से कोई भी चीज़ अगर आपको लगे डाउट है तो पूछ सकते हो। और इसमें बीच में जो भी मैंने चित्र शेयर किए उन चित्रों को मैं आपको शेयर कर दूंगा। और यही चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आपने समझ में पढ़ा है तो सवाल ऐसा नहीं है प्री का जो छूट जाए आपसे, है ना। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद हम जलवायु विज्ञान पढ़ेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।